आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्मार्ट 9 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमने देखी थी बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गजनवी। आज हम बात करेंगे वहाँ से आगे बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद घोरी। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही देखा। हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेरे साथ आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, कहानी के तरीके से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जिसको बोरिंग लगती है भूल जाइए, कहानी की तरह सुनिए और जो बोलता जा रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। बस इतना सा करना है, बाकी आपकी हिस्ट्री मजबूत करने की गारंटी मेरी हुई। चलिए, तो कल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके आगे फिर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था बच्चों कि अब मोहम्मद गजनवी, दोस्तों क्या हो रहा था वहाँ पे कि मोहम्मद गजनवी ने पूरा का पूरा रेड कर रखा था इंडिया को। इंडिया में भी आपके मथुरा जैसी जगह को उसने 1018 ईस्वी में 1000 मंदिरों को विध्वंस कर डाला था और 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं को उसने कत्लेआम मचा रखा था। सोमनाथ जैसे मंदिर को उसने लूट रखा था। अब उसी की कंपेयर में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों मोहम्मद घोरी की, तो मोहम्मद घोरी का कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मुझे इंडिया को जाकर रेड करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना इंटेंशन था कि मुझे इंडिया में जाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, उसे राज करना था इंडिया में। क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं अगर मुझे इंडिया में राज्य करना है तो मुझे रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि रेड की तो बाद में कहीं ना कहीं हमारे ही राज्य के लिए नुकसान होगा। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी में बहुत बड़ा फर्क है। मोहम्मद गजनवी कभी हारा नहीं था और मोहम्मद घोरी पहले शुरुआत में कभी जीता भी नहीं। मोहम्मद घोरी का ये था कि दोस्तों वो पहले हारता है, हारने के बाद उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। वो हार कर जीतने वाला है, ये बाजीगर कहते हैं इसे। इसने पहले हार देखी, फिर वहाँ से अपना बहुत कुछ सीखा, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि किस प्रकार से हमको अब इंडिया को हराना है। तब जाके उसे पूरा का पूरा इंडिया को कैप्चर किया। उसे पता चल गया था कि राजपूतों में कोई यूनिटी ही नहीं है। राजपूतों की सेनाएं उस गजनवी के बाद राजपूतों ने सेनाएं तो सही कर ली थी, लेकिन यूनिटी नाम की चीज तक नहीं थी उनमें अभी तक। मोहम्मद घोरी फिर भी चलो अपना पहला ट्राई करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद घोरी के जर्नी के साथ। चलिए पहले एक सेकंड मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट। बिल्कुल आप हैं मेरे साथ फ्रीडम स्मार्ट 9, नथिंग बट बेस्ट। भानु प्रताप सिंह मेरा नाम, जो कि आप सब मेरे साथ पढ़ोगे। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। और भाई जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले 2 सेकंड का समय लगेगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। सही बात है दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को रखने से कभी नहीं बढ़ता। ये एक ऐसी इकलौती चीज़ है जिसको आप लोग जितना शेयर करोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ और आप अपने दोस्तों के साथ इसे और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों की और भी नॉलेज इंक्रीज होती रहे। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो मेजर डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसका बेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी बैकग्राउंड क्या था, दिल्ली सल्तनत जो आई थी आपका, उसको मतलब बनाने के पीछे का रीजन क्या है, कहाँ से आया था, कहाँ से दिल्ली सल्तनत आई। और ये 2 बायोग्राफीज हैं, एक आपको जो कल हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाइए और देखिए, मोहम्मद गजनवी की, और दूसरी आज आपकी ये जो कि मोहम्मद घोरी। यहीं से आपकी जो है आज से एक और बायोग्राफी आने वाली है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला स्लेव डायनेस्टी की
स्टार्ट हम कर देंगे। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो कि मोहम्मद घोरी था दोस्तों, उसका एक जो भी गुलाम कहें तो उनमें से एक गुलाम था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसने ही आपकी इस स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक है, उसी ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन मुख्यतः इसको माना जाता है कि जो इल्तुतमिश था उसने इसकी सही तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किया आपका स्लेव डायनेस्टी को, या गुलाम वंश की, जो कि 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद भाई साहब खिलजी डायनेस्टी, बिल्कुल भाई, खिलजी डायनेस्टी में आपने मूवी भी देखी होगी रणवीर कपूर की, है ना, बिल्कुल, जो कि 1290 से जिसका शासन 1320 तक रहा था। बहुत तगड़ी डायनेस्टी थी दोस्तों। इसने इतना अत्याचार कर रखा था भारत में, तो पूछो ही मत यार, बहुत ज़्यादा। दूसरी होगी आपकी तुगलक डायनेस्टी, सबसे लंबी समय तक रहने वाली एक वंश था, जो कि 1312 से 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला। उसके बाद आपकी सैयद के बारे में तो क्या ही कहने भाई, इन्होंने मतलब इनका राज्य आप कह नहीं सकते, ये मतलब किसी के द्वारा ही चलाया गया था। जब मैं आपको बताऊंगा पूरा आपके समझ में आएगा। इसकी जो समय रहा था भाई साहब, वो आपका 1400 टू 1450 तक रहा था। उसके बाद आपकी आती है लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, वो है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चली थी। उसके बाद आपकी कौन आते हैं, बिल्कुल सही, मुगल्स की एंट्री होती है, और वो पूरा का पूरा इंडिया को फिर से कैप्चर करते हैं। कौन करता है, कौन आता है 1526 में, किसके साथ में होता है, हुमायूं के बीच में, बिल्कुल सही। अच्छा, हुमायूं के बीच में मैंने शायद आपको इससे पहले पार्ट में थोड़ा गलत कर दिया है, आई थिंक थोड़ा, हाँ मैंने अकबर बोल दिया था शायद, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए ना। अगर अकबर बोला है तो माफ़ करना, वहाँ पे हुमायूं ही होगा, क्योंकि अरे सॉरी, बाबर ही होगा, ठीक है, मैं फिर से बोला था बाबर होगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा ये है आपका पूरा जो आपका मोहम्मद घोरी ने पूरा घुरीद एम्पायर, क्या था बेटा, घुरीद एम्पायर, जो कि जिसका टाइम रहा था आपका 800, सॉरी यार, क्या हो क्या रहा है आज मेरे साथ में, ये एक सेकेंड, बस हो गया। एक सेकेंड, कलर को चेंज करते हैं अपना, पहले कलर चेंज हो गया, चलिए। ये आपका पूरा पूरा घुरीद एम्पायर है दोस्तों, जिसका कि आपका समय रहा था 819 से लेकर लगभग आपका 1215 ईस्वी तक इसका समय रहा था, है ना। जिसकी मतलब जो मुख्य जिसने इसकी नींव रखी थी वो आपका पता ही है आपके कौन है, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी, जो कि इसके पूरे संस्थापक रहे, है ना। जो कि इनका मतलब पूरा मतलब इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो उस समय का जो इंडिया था भाई, यहाँ तक चलता है, ये तो आपका अफगानिस्तान का पार्ट होता है यहाँ से, लेकिन यहाँ से क्या करता है, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान से लेकर मुल्तान, पंजाब, सिंध, जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर हाँ नॉर्थ वेस्ट तक उसने पूरा का पूरा जीत लिया था। और कुछ हद तक ये आपका ईस्ट तक जाना था, लेकिन नहीं पहुँच पाया कुछ रीजनों की वजह से, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज इनकी पूरा का पूरा किस प्रकार से इन्होंने पूरा काम किया था। अर्ली लैब से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल अर्ली लैब देखते हैं पहले अपन उसकी। तो अर्ली लैब में देखें तो भाई साहब जो इनका जो जन्म हुआ था भाई साहब, वो आपका 1149 माना जाता है कि 1149 में इनका जन्म होता है। अच्छा, यहाँ पे अपने कुछ गड़बड़ हो गया है शेयर, है ना, चलो देखते हैं अभी, उसे अभी देख लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे 1215 होगा, वहाँ पे करना था यार, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों 1149 में इसका जन्म होता है, और मार्च 1206 में इसका जब ये लौटता है, लौटते समय
इसको मतलब इस पर अटैक होता है, जहाँ से नमाज पढ़ते समय इस पर अटैक हो जाता है। खोबर जाति के एक युवक ने इसके नेतृत्व में जो कि जाकर अचानक आक्रमण कर देता है, जहाँ से उसको कत्ल कर दिया जाता है इसका, और इसके शव को भी गजनी में दफनाया जाता है। ठीक है, इतनी सी था इसका पूरा मतलब जो भी था। और इनके जो पिताजी थे भाई, इनके जो पिताजी थे उनका नाम आपका बिल्कुल बहाल दिन शाम, अच्छा बिल्कुल मत लिखना इसमें, क्या नाम था, बहाल दिन शाम। ठीक, और इनके जो बड़े, जो कि इनके जो पिताजी थे वहाँ के लोकल रूलर थे, और जो इनके बड़े भाई थे उनका नाम था घियात उल दिन, घियात उल दिन, बिल्कुल। तो इन दोनों में मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर अच्छे से काम किया, और ऐसा नहीं था कि दोनों भाइयों में टकराव हो रहा है, जिस प्रकार से मोहम्मद गजनवी में और उनके इस्माइल भाई में दोनों से टकराव हो रहा था, यहाँ पे नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, और दोनों भाइयों ने मिलकर उनको बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया था। और उस समय उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना आगे बढ़ा दिया था भाई साहब, इतना सॉरी बहुत आगे बढ़ा दिया था उन्होंने अपने साम्राज्य को। और जो इनके चाचा थे, है ना, जो इनके चाचा जी थे, इनका नाम क्या था भाई साहब, फखर उल दीन, उन्होंने इनके खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया था, है ना। तो दोनों भाई साहब कहते हैं फखरुद्दीन सॉरी फखर उल दीन, दोनों मिलकर उन्होंने आक्रमण किया, दोनों ने मिलकर। तो क्या बोला मैं, सॉरी यार, जो फखर उल दीन था वो उनके चाचा थे। तो वो बोलते हैं भाई साहब अब साम्राज्य तो हमारा हुआ, क्योंकि हमारे भाई का साम्राज्य है, तो अल्टीमेटली हमारा साम्राज्य हुआ। तो दोनों भाई मिलकर बोलते हैं मोहम्मद घोरी और उनके जो भाई हैं कौन, घियात उल दीन, कि आजा बेटा हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, आइए बिल्कुल आइए। और वो जब आते हैं तो भाई सब भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है उनको। उसके बाद 1173 ईस्वी में क्या होता है कि दोनों के दोनों ने मिलकर गजनी साम्राज्य पर इन्वेड कर देते हैं, और जो तुम्हारा गजनी साम्राज्य है उसको नस्ते नाबूद करके अपना वहाँ पर रूल इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, है ना। उसके बाद भाई साहब और भी हुए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ से क्या सोचा उन्होंने कि हमें अगर अपना साम्राज्य बढ़ाना है तो हमें इंडिया को इंडिया पर इन्वेजन करना ही होगा, आक्रमण करना ही होगा। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि मोहम्मद घोरी कहता है कि नहीं मेरे भाई, हमें इंडिया को आक्रमण के साथ साथ उनके ऊपर आक्रमण करना है जो हमसे लड़ना चाहते हैं, अदरवाइज हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उनसे शांति से बात करेंगे कि हमसे जो हमारी शर्तें हैं वो मान ली जाए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर डेफिनेटली हम युद्ध ही करेंगे। चलिए, तो अब जैसे ही भाई साहब ये क्या होता है कि इंडिया में जाते हैं भाई साहब, प्रवेश मारते हैं इंडिया में, जाते ही क्या होगा अब इंडिया में इनका जो पहला अटैक था भाई साहब 1175 ईस्वी में करते हैं ये लोग। ठीक है, 1175 ईस्वी में ये पहला युद्ध करते हैं जो कि मुल्तान पर करते हैं, और वहाँ से क्या इन्हें हार का सामना ही करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से दोबारा से उठते हैं। मैंने बोला ना भाई साहब, ये वो राजा है, वो रूलर है जो कि हारने के बाद दोबारा लौटता है ना। ये मतलब हार अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है, हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा बहुत कुछ लाइफ में होता है कि नहीं यार हम इस पेपर में फेल हो गए तो अरे यार अब क्या करेंगे, कुछ हो नहीं सकता हमारे। नहीं भाई, जो गिर कर उठना जानता है असल में वही आपका सक्सेसर बनता है ना। तो जैसे ही आपका भाई क्या होता है कि 1175 में ये अपने मुल्तान पर हार जाते हैं, दोबारा आते हैं वैसे 1178 ईस्वी में। तो जो क्या करते हैं, ये मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण करते हैं, किंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी जो उनकी माता जी थीं, जिनका नाम क्या था, नायका देवी, के नेतृत्व में आबू पहाड़ी, कहाँ पे हुआ था बेटा, आबू पहाड़, जो कि इस समय कहाँ पे आपका राजस्थान में, आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी से मुकाबला किया और उसे नस्ते नाबूद किया। ये मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहली और बहुत बड़ी हार थी। दोस्तों से ये पता चल गया था कि भारत कोई छोटा
मोटा वो नहीं है जिसे हम लोग आसानी से हरा सकें। उसने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, है ना। उसके बाद भाई साहब वो फिर से अपना पूरा योजना बनाता है, अपनी सेना को फिर से खड़ा करता है और दूसरी बार फिर आता है 1179 में और पेशावर पर अटैक करता है और डेफिनेटली व्हाट हैपेंड, जीतता है वो, फिर से पेशावर को जीत लेता है। उसके बाद वो रेगुलर फिर से आता है, वापस जाता है, फिर आता है। दोस्तों होता क्या था कि ये एक को जीत लेता, फिर वहाँ के अपना रूल इस्टेब्लिश करके वहाँ के अपने जो भी था सेना, तो उसको मतलब दोबारा से जो भी मतलब युद्ध में उनके सैनिकों को जो भी छवि होती थी घाटी वो होता था, उन्हें दोबारा रिपेयर करने में उसे जो समय लगता था उतना ही लगता था। वो दोबारा से इंडिया के आगे अंदर ही बढ़ता जा रहा था। अब क्या था कि 1 सेकंड इसे मिटा दूं पहले। बिल्कुल। अब क्या होता है कि 1185 ईस्वी में क्या करता है कि मोहम्मद गोरी फिर से जाता है अंदर और सियालकोट को जीत लेता है और फिर से वापस चला जाता है अपनी सेना को बनाने के लिए, फिर से वापस आता है कितने में, 1186 में। और इस बार क्या करता है वो पुनः लाहौर पर आक्रमण करता है और डेफिनेटली वो जीतता है। अब बात करेंगे बेटा कहाँ पर, अब इसकी नज़रें कहाँ पर गड़ गई थी। अब इसे पता चल लग रहा था, थोड़ा घमंड आ जाता है ना भाई, इसे लगातार सक्सेस मिलती जा रही है, तो मोहम्मद गोरी को लगा कि अब तो भैया हम सब कुछ आसान कर लेंगे गोरी, है ना। तो उसे लगा कि ऐसा ही होगा, चलो चलते हैं। अब जो आता है बिल्कुल जो तुम्हारे एग्जाम से पूछा जाता है, बैटल ऑफ तरेन, जिन्हें हम लोग सिंपल बोलते हैं तराइन का युद्ध, है ना। चलो होता क्या है कि 1190 में बोलता है अभी मोहम्मद गौरी की यार हमने सब कुछ कर लिया, अभी क्या करते हैं कि भाई साहब जो हमारा रह गया है बठिंडा के पास, जो बठिंडा है उसके पास में बिल्कुल जो तराइन का युद्ध हुआ था वहीं पे, उसी के बता रहा हूँ, उस जगह पर जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय चावान जो डायनेस्टी थी, यानी कि मैं बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की वंश की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत ही उसका नाम था, तगड़ा नाम था। और उसके जो शासक थे वो कौन थे आपके, पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट, क्या बोले यार उनके बारे में, उनके ऊपर अभी बायोग्राफी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो क्या था उनका बहुत तगड़ा नाम था यार पृथ्वीराज चौहान का। उस समय हर कोई उनके नाम से आगे डरता था, जहाँ तक कि जो उस समय का एक और था जयचंद, वो भी उनके नाम से डरता ही था, है ना। क्योंकि क्योंकि अगर नहीं डरता, अगर इसमें दम होती ना, तो अपनी बेटी को रोक लेता, जिसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने बोलते हैं कि भागकर शादी कर ली थी, जिनका नाम क्या था, संयुक्ता। हाँ भाई, लव मैरिज की थी इन्होंने संयुक्ता से, है ना। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब स्वयंवर हो रहा था तो खुद ही अपने आप ही जो क्या थे संयुक्ता ने उनके जो स्टैचू था, दोस्तों एक्चुअली ऐसा था कि जब स्वयंवर हुआ रहा था तो स्वयंवर में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे उन्होंने बुलाया ही नहीं, और जबकि सबको पता था कि जो संयुक्ता है वो किससे प्यार करती है, आपकी किसके साथ प्रेम करती है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो महारानी जो संयुक्ता है उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं आप उनका यहाँ पे स्टैचू वगैरह लगवाइए। तो क्या करते हैं, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वो जो जयचंद था उनकी जगह पे उनका स्टैचू लगवा देता है। तो संयुक्ता से बोला जाता है स्वयंवर में आपको जो पसंद है वहाँ पर जाके आप उसके गले में वरमाला डालिए और उसके साथ में शादी हो जाएगी। संयुक्ता आगे ना देखे ना पीछे देख के सीधा स्टैचू में जाके अपना माला डाल देता है। पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है ऐसे ऐसे मेरे स्टैचू में डाला गया, तो भाई डेफिनेटली उसे लगा के मेरे साथ हुआ है, और हुआ भी उसी के साथ था, भगा कर ले गया और जयचंद सिर्फ और सिर्फ देखता रह गया। तो इसीलिए वहाँ से थोड़ा कड़वाहट उन दोनों के बीच में आ गया था दोस्तों, है ना। और इसी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रीजन रहा कि भारत में वो मोहम्मद गौरी अपना शासन रेगुलेट कर पाया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 1191 में तराइन का युद्ध होता है भाई साहब, उसमें भाई साहब पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद घोरी आता है। उसको ये पता नहीं होता कि पृथ्वीराज चौहान इतना तगड़ा हो सकता है, लेकिन भाई साहब वो फ्रंट से करता है, सामने से युद्ध करता है भाई साहब। मोहम्मद घोरी इतनी औकात नहीं कि पृथ्वीराज चौहान के सामने आकर तुम लोग सामने से युद्ध करो और तुम जीतने की चाह रखते हो, तो फिर तो भाई साहब इतना पीट 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 कर मारे, सो इतना भगा भगा कर मारा कि ऑलमोस्ट वहाँ पर जो आपने, मैं ये कहूँ कि आपके जो इनके जो भाई थे पृथ्वीराज चौहान जी के,
क्या नाम था उनका, गोविंद राज चौहान। उन्होंने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया होता, लेकिन होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान बोलते नहीं, इसे छोड़ दो क्योंकि हम नियतों पर कभी वार नहीं करते। ठीक है भाई साहब, गोविंद राज चौहान उन्हें जाने देते, जाइए। अच्छा भाई, अब जाते ही क्या होता है भाई साहब, अपना जश्न वगैरह करते हैं। अब 1192 आता है, 1192 आता है, तो उधर से खत लिखकर बोलते हैं अपने कौन, वही मोहम्मद गोरी। भाई साहब मुझे इसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये बहुत कट्टर वो था, तो वो हिंदुओं के खिलाफ तो सबसे इंटॉलरेंट जो था वो सभी थे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं था कि मोहम्मद गोरी, ऐसा नहीं था कि उनसे हिंदुओं से जलता नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कहीं ना कहीं कि हिंदुओं के साथ में हमें लेकर चलना पड़ेगा। अब सब हिंदू तो मुस्लिम बनने से रहे, है ना, तो उसके दिमाग में ये रहता था। डिप्लोमेसी उसकी सही थी। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ वापस, इसी पे डिटेल में बात करेंगे। 1192 में वो द्वारा से अपना खत भेजता है, उससे पहले कि भाई साहब पृथ्वीराज चौहान को कि आप हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान कहता है क्या इसकी बोल्ट वगैरह डील हो गई, दिमाग खराब है इसका, अभी तो भगा मार मार के भगा भगा के छोड़ा, इसे हरा के भगाया, अभी भी द्वारा कह रहा है कि हमारे सामने सरेंडर कर दो। क्या बात है दोस्तों, मोहम्मद गोरी आता है, लेकिन अब उसे ये पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान से सामने से युद्ध करने से हमें जीत नहीं मिल सकती। तो वो क्या करता है, अपने जो 5 अपने ग्रुप बनाता है, पांचों में से 4 के साथ, तो वो अपने मतलब, मैं एक सेकंड में समझाता हूँ आप लोगों को ना, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल, अब देखिए, ये आपकी पृथ्वीराज चौहान की सेना हुई, ये आपकी मोहम्मद घोरी की सेना हुई। अब इसने क्या किया कि अपनी सेना को 5 भागों में बांट दिया भाई, 5 भागों में, और जिसमें से 4 भागों के साथ में वो लड़ा, यानी 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप में बांटा। 5 ग्रुप में से वो 4 ग्रुपों के साथ उसने युद्ध किया, चारों तरफ से, उसने सामने से नहीं किया, चारों तरफ से किया, है ना। और एक ग्रुप को जो था भाई साहब उसने रिजर्व रखा। अब चलो, जैसे दिन का टाइम होता है तो वहाँ पर तो मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से लग ही रहा था कि हारेगा, और बिल्कुल वास्तव में वो हार ही रहा था। अब यहाँ से क्या हो रहा था कि मोहम्मद गोरी की सेना पीछे हटने लगी थी। तो पृथ्वीराज चौहान जी को लगा कि हाँ भाई, उसने दिमाग लगाया था भाई, हम लोगों को लग रहा था कि वो वास्तव में पीछे हट रहा है, लेकिन नहीं भाई, वो पीछे नहीं हट रहा था। एक्चुअली उसका जो प्लान था वो एकदम सोची समझी साजिश थी, उसकी रणनीति थी भाई साहब। और हम लोग कहते धोखे से मारा, नहीं भाई, युद्ध में सब कुछ चलता है, क्या धोखा क्या, लेकिन उस समय हम भारतीयों का कल्चर था कि हम रात में किसी पर अटैक नहीं करते, लेकिन वो नहीं जानते थे ना ये बात। चलिए जो भी था, अब क्या होता है कि अब ये पीछे हटने लगे भाई, सब पीछे हट गए, भगाने लगा। अब क्या करते हैं कि इनका जो पूरा का पूरा ग्रुप आता है, जो 5वां ग्रुप था, पीछे से अटैक कर देता है, पीछे से अटैक करता है यहाँ पे सेना पर। और पूरी की पूरी सेना धराशाही हो जाती है, और फिर बैक मारती है ये वाली सेना इधर से, तो भाई साहब आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से घेरा कर मारा जाता है। और इस युद्ध में भाई साहब आपके गोविंद राज चौहान भी मारे जाते हैं, और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। देखो, हम इस युद्ध को जीत सकते थे लेकिन नहीं जीत पाए, उसका कारण था सबसे बड़ा कि यूनिटी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो महाराज जयचंद थे, अगर वो चाहते तो इस युद्ध को हम आसानी से जीत सकते, लेकिन वो सामने आए नहीं, क्योंकि उनकी तो संयुक्ता भग गई थी भाई, उनके साथ तो अपनी दुश्मनी निकालनी थी। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है भाई, जब कोई बाहर वाला हम पर अटैक करता है तो हम उसका साथ नहीं देते, लेकिन जब उस समय साथ नहीं दे दिया था तो उसका खामियाजा जयचंद को भुगतना पड़ा था, चंदावर के युद्ध में, जो 1194 में हुआ था दोस्तों। उसमें मोहम्मद घोरी ने जयचंद को इतना भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा था ना, और यहाँ पे पूरी तरीके से अब क्या हो गया, मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी गई दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आधिपत्य कर दिया गया। लेकिन उसने ये देखो, हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे गजनी होता तो बिल्कुल तोड़ मोड़ के रख देता, लेकिन मोहम्मद घोरी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज का जो पूरा साम्राज्य जीता था, उसने उसी के परिवार को लौटा दिया, और उससे ये बोला कि आप हमारे नीचे काम करिए, हमारे तरीके से काम करिए, बाकी आप अपना राज्य संभालिए। तो दोस्तों वो डिप्लोमेसी से काम कर रहा था यहाँ पे, वो एकदम प्रैक्टिकली काम करता था, ऐसा नहीं था कि वो जो मोहम्मद गजनवी करता था
कि जीता और मारा, बस इतना ही नहीं भाई, उसका राज्य करने का मतलब उसे एक्सपेंशन करना था उसे इंडिया में, है ना। तो ये सब उसने काम किया भी, और पूरा डेफिनेटली। अब यहाँ से आगे ये होता है दोस्तों, 1195 से लेकर 1196 मोहम्मद गौरी पुनः भारत आता है, और अपने जो उसने द्वारा से बयाना को जीता, और वहाँ ग्वालियर पर भी अटैक किया। और 11 सॉरी दोस्तों, 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय में उसने की जगह पर उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा की नामक एक विख्यात मस्जिद का बनवाने में आरंभ किया, जो कि 1200 ईस्वी में उसका कार्य जो था पूरा बन के तैयार किया गया था। लेकिन 1205 में वो भारत में पुनः आता है, और झेलम और चिनाब के बीच में जो उसका मुकाबला होता है वो खोबरों से होता है। मतलब ये उस समय एक जनजाति हुआ करती थी बहुत ही खतरनाक, जिससे उसका मुकाबला होता है, और उसे कहीं ना कहीं वो हरा तो नहीं पाता बिल्कुल, लेकिन उससे बच के निकल जाता है वो वहाँ से। और जब वो भारत में 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनवी वापस जाते समय उससे क्या होता है कि सिंध के तट पर एक दमिश्क नामक एक स्थान पड़ता है दोस्तों, है ना। तो जब शाम को वो वहाँ पर नमाज पढ़ रहा था, तब उस समय खोबर जाति के एक युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक उस पर कत्लेआम आक्रमण कर दिया, जिसमें कि उसके बिल्कुल उसका नस्ते बिल्कुल उसकी गर्दन को उड़ा दिया। बाद में उसके जो शव है दोस्तों वो आपका गजनी में दफना दिया जाता है। और उससे पहले क्या करता है मोहम्मद गोरी, मरने से पहले, उसके कत्लेआम होने से पहले, कि मोहम्मद गोरी क्या करता है, अपने जो विजित प्रदेश थे, जो भी उसने राज्य जीते थे, वो क्या करता है कि उसकी की पूरी जिम्मेदारी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाता है। तो बिल्कुल हम आगे पढ़ेंगे आज थोड़ी देर बाद किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अच्छा, मैं स्लाइड बताना भूल गया। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका 1206 में जब वो गजनी लौटते समय उसका देहांत कर दिया जाता है, जो कि किन के द्वारा किया था, खोवर एक जनजाति थी उसके द्वारा किया जाता है, जो कि बाद में इसके सबको भी अपना गजनी में दफना दिया जाता है। बाकी आपका थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार फिर से वही, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, और अगर नॉलेज अच्छी लग रही है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने में योगदान जरूर देगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू दोस्तों।